फ्रेंड्स, मैं हूं बबलू पांडे लक्ष्य क्लासेज बलिया की तरफ से। और मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट 12th के लिए यूपी बोर्ड के लिए सारणी पढ़ाने जा रहा हूं। इसके कुछ नियम्स हैं। सबसे पहले तो समझिए सारणी है क्या। सारणी को जर्मन गणितज्ञ ने वर्ग आव्यूह से बनाया। इसमें इन्होंने इसको कुछ टर्म कंडीशन को बनाया, कुछ निश्चित नियमों का पालन किए और इसके आधार पर इन्होंने सारणी बनाया। तो उस सारणी की सहायता से ये रैखिक समीकरणों को हल करते थे। रैखिक समीकरणों को हल किया जाने लगा। बाद में इसका प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, विज्ञान में और साथ में अन्य जगहों पर भी होने लगा। तो सारणी देखते हैं, सारणी है क्या, चलिए देखते हैं। जनरली आप लोग सारणी को अलग अलग टर्म पढ़ते हैं, A11 A12 करके पढ़ते हैं, लेकिन मैं जानबूझकर इसे ABC के टर्म में लिखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, सुविधा से आप समझ सकें। देखिए, मैंने दो मॉड के अंदर कुछ अंक लिखे हुए हैं और इसको समझिए। इसे कहते क्या है हम? इसे हम कहते हैं R1 यानी पहली पंक्ति हो गई। इसे कहते हैं R2 यानी दूसरी पंक्ति हो गई। ये हो गई हमारी तीसरी पंक्ति R3। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। उसी प्रकार से अगर ऐसे देखा जाए तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ध्यान दीजिए, ये हमारी पंक्ति है। फर्स्ट पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। अब जरा ध्यान दें यहाँ पर, ये पहली पंक्ति का ए पर विचार करें तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का ये अवयव है, इसलिए हम इसे कहते हैं A11 ए हो गया हमारा। इसे कहते हैं पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, इसलिए A12 कहते हैं, B हो गया। A13 कहते हैं, C हो गया। इसी प्रकार इसे देखते हैं हम लोग, ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, यानी A21 हो गया D, A22 हो गया E और A23 हो गया F। इस पे विचार किया जाए आखिरी वाले पर, तो ये तीसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, इसलिए ये हो गया मेरा A31 हो गया G, A32 हो गया H और A33 हो गया I। जनरली बुकों में आप लोग A11 A12 A13 ऐसे करके पढ़ते होंगे, लेकिन मैंने जानबूझकर आपकी सुविधा के लिए इसे ABC के रूप में टर्म में चेंज कर दिया ताकि आपको सुविधा हो और समझाने में मुझे सुविधा हो। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो आप सारणी के विस्तार को समझिए। जैसे मैंने सारणी के सभी अवयवों को लिख दिया है। ये मेरा हो गया, मैं इसे R1 सापेक्ष वाले विस्तार करने जा रहा हूँ। अगर मैं लिख दूँ कि R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, ठीक है, समझते हैं इसे। R1 सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूँ तो मैंने लिया पहले A। अब देखिए, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, यानी फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इन्हें छोड़ देना है। बचा क्या? E, F और H, I बच गया। तो ये हो गया हमारा E, F, H और I हो गया। फिर -B लिख दिए। ये बंद और ये बंद, क्योंकि इस कॉलम में है और इस रो में है, बंद कर दिए। बचा मेरा D, F, G और I बच गया। फिर C लिखे हम। देखिए, इस कॉलम में है, इस रो में है, इसलिए इन्हें बंद कर दिए। बचा मेरा D, E, G, H। चलिए इसे विस्तार, चलिए इसे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। E I माइनस H F B, D I माइनस G F प्लस C, D H माइनस G E। ये मैंने इसे R1 सापेक्ष विस्तार किया था। ध्यान देंगे, चाहे तो आप इसे कॉलम सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, जैसे मैं इसे कॉलम सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, चलिए मैं A लिख दिया, यहाँ पर A लिख दिया। तो इस रो में है, इस कॉलम में है, तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। बचा E, F, H I माइनस B। अब इस कॉलम, इस रो में है और इस कॉलम में है, इसे बंद कर दे रहे हैं। B, C, H, I, G। इसे बंद और इसे बंद। B, C, E, F। चलिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए। A हो गया E I माइनस H F B, B I माइनस C H
प्लस जी एफ बी माइनस सी ई। इस प्रकार से किसी भी सारणी को किसी भी रो के सापेक्ष या किसी भी कॉलम के सापेक्ष अगर विस्तार करेंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि देखा आपने, मैं यहाँ पर रो के सापेक्ष विस्तार किया या फिर यहाँ पर कॉलम सापेक्ष विस्तार किया, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये आप एक जगह प्लस एक जगह माइनस क्यों ले रहे हैं। तो पहले तो आप ये बात समझिए कि ये A11 है और ये 12 है और ये 13 है। तो देखिए ध्यान देंगे, ये A11 है, लिखेंगे -1 का पावर, क्योंकि पहले रो का है, पहले कॉलम का है, तो 1 + 1 लिख दिए। हमने यहाँ पे लिखा है ये पहले रो में है, दूसरे कॉलम में है, तो -1 का पावर 1 + 2 लिख दिए। और यहाँ पर लिख दिए -1 का पावर, ये पहले रो में है, तीसरे कॉलम में है, 1 + 3 लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो -1 का पावर 1 + 1 2, यानी एक सम संख्या है। जब सम संख्या होगी तो निगेटिव टू टर्म होते हैं वही पॉजिटिव बन जाते हैं, यानी ये हो गया मेरा E F H I। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे -1 का पावर 1 + 2, यानी 1 और 2 मिलकर 3 हो गए, और -1 का पावर 3 हो गया, ये विषम संख्या हो गई, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया B D F G I, और फिर यहाँ पर 1 + 3 4 हो गया, एक सम संख्या हो गई, तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सिंबल को चेंज कर सकते हैं। अब सर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सारणी में कुछ गुणधर्म होते हैं, इनके अवयवों के बीच में कुछ गुणधर्म होते हैं, उस गुणधर्म को जाने बिना आप सारणी को हल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको ये समझिए आप लोग कि सारणी समझने के लिए ये सवाल नहीं, इसे खेलना होगा, आपको इसे समझना होगा, इनके सारे गुणधर्मों को समझिए। अगर एक बार आप इसके सारे गुणधर्म समझ गए तो फिर सारणी कितना भी कठिन सारणी का सवाल हो आपको आसान लगेगा। आइए मैं इसके गुणधर्म को समझा रहा हूँ, चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, पहला गुणधर्म है कि सारणी के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल सकते हैं। इसे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समझिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं लिख दिया A B C D E F G H I। मैं सारे थ्योरम ABC के रूप में ही बता रहा हूँ, और इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, तो जो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देंगे उन्हें हल करूंगा, या फिर मैं कुछ अपने क्वेश्चन हैं उन्हें हल करूंगा। फिलहाल जो थ्योरम है आप इस नंबर पर समझिए, इससे सुविधाजनक हो जाएगा आपके लिए। इसे चाहे आपकी पहली पंक्ति है, जब पहली पंक्ति को चाहे तो पहले कॉलम में चेंज कर दीजिए आप A B C, दूसरी पंक्ति को चेंज कर सकते हैं D E F G H I लिख सकते हैं। इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा थ्योरम समझिए आप लोग, दिया गया कि सारणी चक्रीय क्रम में स्थान बदल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रो है वो आपस में चक्रीय क्रम में स्थान बदल सकते हैं, या जो कॉलम है वो आपस में स्थान बदल सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ मैं लिख दिया A B C D E F और G H I। थोड़ा कल्पना करिए आप कि अगर मैं इस पूरे रो को यहाँ से हटा लूँ तो क्या होगा। पूरे रो को हटा लूँ, ये रो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और इसे मैं ऊपर लेकर चला जा रहा हूँ, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ G H I A B C D E F। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे आपने 10 बुक्स रख लिए, नीचे वाली बुक्स को आप धीरे से निकालिए ताकि कोई बुक गिरे नहीं, और फिर इस बुक को सबसे ऊपर रख दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक चक्रीय क्रम कहलाएगा। इस क्रम को हम लोग कहते हैं चक्रीय क्रम कहते हैं। जैसे फिर मैं इस पूरे रो को निकाल लिया, ऊपर लेकर चला गया, तो D E F G H I और A B C। या आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पंक्तियों में बैठे हुए हैं, आप 5 लोग बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट किनारे से निकल करके आए और इस किनारे से बैठता है, तो क्या होगा, सभी लोग अपना एक प्लेस चेंज कर दिए। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे भी हम लोग कहेंगे चक्रीय क्रम में। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप लोग A B C D E F G H I। तो मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी कॉलम को निकाल दिए और यहाँ से लाकर ऐसे पुश किए, तो ये क्या हुआ, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो C F I A B G और B E H। या फिर एक बार कर सकते हैं आप, इसे लाइए
BEH CFI ADG। इस प्रकार से आप करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हम देखते हैं हम इसके बारे में। लेकिन देखिए, यदि सारणिक है और चक्रीय क्रम स्थान नहीं बदल रहा है, उसके अवयव चक्रीय क्रम स्थान नहीं बदल रहे हैं, तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, मैं वही लिख रहा हूँ फिर से, ABCDEFGHI है। तो यहाँ पर देखिए, पिछले वाले थ्योरम आपने देखा कि मैं पूरे के पूरे सारणी को चेंज कर रहा था, पूरे के पूरे रो को चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं क्या किया, केवल इस फर्स्ट कॉलम को और सेकेंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया BEHADG और ये गया CFI। आप देख रहे हैं CFI को मैंने जरा भी नहीं टच किया, इसे वैसे ही रखे जैसे पहले था ये, इसलिए इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं ABCDEFGHI, मैं केवल इन दोनों को चेंज कर रहा हूं, मैं पहले रो को चेंज नहीं किया, पहले रो को उसी प्रकार छोड़ दिए और केवल सेकेंड और थर्ड को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए इनके चिन्ह आपस में, इनके चिन्ह क्या होंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। पॉजिटिव प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, देखते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 4 है, एक ही रो या एक ही कॉलम में समान अवयव हो तो उसे कॉमन ले सकते हैं आप, और कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं। किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर समान अवयव हो गए तो उसे आप बाहर निकाल सकते हैं सारणी के। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये हो गया मेरा AX BX और CX DEFGHI। आप देख रहे हैं कि पहले रो में सब में x कॉमन है, सब में x, इसमें भी x है, इसमें भी x का गुणा है, इसमें भी x का गुणा है। तो आप इसे इसमें से x कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं ABCDEFGHI। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मान लीजिए लिखा गया है ABCDFGHXCFI। यहां भी देख रहे हैं आप सेकेंड कॉलम में सब में x x x है, यहां से कॉमन ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं x यहां b है ना, a b से अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहां देखते हैं, फिर से मैं लिख देता हूं एक बार ABCDEFGHI। इसमें यहाँ x x और x देखेंगे आप, सब में x कॉमन है, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, x ABCDEFGHI। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मान लीजिए लिख दिया ABCDEFGHI और इन सब में x कॉमन है, इन सब में y है और इन सब में z है। तो आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, यहां से x, यहां से y और यहां से z, तो हो जाएगा हमारा x y और z। लिख सकते हैं आप ABCDEFGHI। देखिए आप देख रहे हैं कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर अवयव घनिष्ठ है तो मैं उसे कॉमन लेकर बाहर निकाल ले रहा हूँ। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जो थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मैं 4 लिख रहा हूँ, अगर इस प्रकार से कोई टर्म लिखा गया है ABCDEFGHI और ऐसे दिया गया है कॉमन, तो क्या इसे भी लिख सकते हैं? मैंने लिखा है कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर समान अवयव हो तो आप घनिष्ठ हो तो उसे आप कॉमन ले सकते हैं। मैंने इसके विकर्ण में नहीं बोला है, इसलिए इसे आप नहीं लिख सकते। इस डज नॉट इक्वल टू x ABCDEF और GHI।
ये आप नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिए मैंने काट दिया है, डज नॉट इक्वल टू, आप इसको नहीं लिख सकते। इसके बाद जो थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5, उसको देखते हैं। 5 नंबर थ्योरम है कि किसी भी रो में कोई अन्य रो जोड़ा या घटाया सकता है, या किसी भी कॉलम में कोई अन्य कॉलम जोड़ा या घटाया सकता है। कहने का मतलब यह है कि रो में आप कॉलम नहीं जोड़ सकते, या कॉलम में रो नहीं जोड़ सकते। हाँ, रो में रो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या कॉलम में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया मेरा ABC DEF GHI। अब मेरी इच्छा कर रही है कि मैं फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को जोड़कर लिखूं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, उसे मैं मैथमेटिकल इंडिकेट करूंगा, लिखूंगा मैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, यानी C1 में मैं C1 और C2 जोड़ करके लिखूंगा। तो इसे लिख सकते हैं हम A प्लस B D प्लस E G प्लस H, और ये P E H C F। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, सेकंड A B C D E F G H I। हम चाहते हैं कि पहले रो में इन दोनों रो को जोड़कर लिखा जाए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में R2 और R3 तीनों को जोड़ करके लिखूंगा, तो हो जाएगा A प्लस D प्लस G B प्लस E प्लस H C प्लस F प्लस I। और इसको ऐसे करते हैं हम लोग D E F G H I। एक बात ध्यान दीजिए, जो भी मैं रो के लिए बता रहा हूँ वो सारे कॉलम के लिए भी सही है, और जो मैं कॉलम के लिए बता रहा हूँ वो सारे रो के लिए भी सही हैं। वो सारे थ्योरम हो सकते हैं, यानी किसी भी रो में कोई दूसरा रो जोड़ा या घटाया सकता है, या किसी भी कॉलम में कोई दूसरा कॉलम जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। चलिए थ्योरम नंबर 6 देखते हैं। लिखा गया है सारणी के किसी रो के या किसी कॉलम के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, एक ही रो या एक ही कॉलम के सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिख दिया मैंने 0 0 0 A B C D E F, तो इसका मान 0 हो जाएगा। कैसे समझते हैं थोड़ा देखा जाए। अगर मैं इसे C1 के साथ में विस्तार कर दूं, इसका आइए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ 0 0 0 A B C D E F, अगर मैं विस्तार करूँ इसका तो 0 हो गया, ये बन B E C F या -0, ये बन A D C F 0, ये बन A D B E। आप देख रहे हैं सभी में 0 से मल्टीप्लिकेशन है, और 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंत में 0 मिलेगा। 0 - 0 + 0 0। तो किसी भी, अगर मैंने C1 सफिक्स किया था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी अवयव 0 हो जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा। और थ्योरम नंबर देखिए 7 देख लीजिए आप लोग कि सारणी के दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो जाए तो भी सारणी का मान 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं A B C D E F। यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे इसका देखते हैं हम लोग, कैसे इसको प्रूव करके देखा जाए। जैसे मैंने आप लोगों को थ्योरम 5 में बताया कि किसी भी रो में कोई दूसरा रो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। सारे थ्योरम को नोट कर लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरम जाने आप नहीं सीख सकते। सारे थ्योरम समझ लीजिए। अगर अच्छी तरह थ्योरम समझ रहे हैं तो क्वेश्चन चुटकी बजा कर बनाएंगे आप लोग। देखिए A B C D E F, यहाँ मैंने लिखा है R1 और R2, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। क्योंकि R1 और R2 इक्वल हैं, इसलिए इस सारणी का मान 0 हो गया। इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। ये हो गया A
ABC D E और F। जैसा कि मैंने आप लोगों को थ्योरम नंबर 5 में बताया था कि किसी 5F4 बताया था किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई दूसरा रो जोड़ या घटा जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखूँ कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, चलिए घटा दीजिए, तो ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, और ABC D E और F और अंत में मिला 0, क्योंकि अभी मैंने सिखाया आप लोगों को। अभी देखिए थ्योरम नंबर 6 से ये 0 बन जाएगा। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट्स के यानी सारणी के सारे गुणधर्म कंप्लीट हो चुके हैं और इसके आधार पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को सारा अच्छा लगा होगा, सारा थ्योरम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कमेंट बॉक्स में कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। मैं अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यानी पूरे सारणी को मैं 3 भाग में बनाया था। पहले भाग में मैंने केवल थ्योरम बताया, दूसरे भाग में क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। गुड बाय।